हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी एनटीए 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन और फॉर्म अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 2 मार्च 2021 है और फीस भरने की लास्ट डेट 3 मार्च 2021 है। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए हम आपके लिए 50 डेज मैराथन लेकर के आए हैं। एक सीरीज है जिसमें 50 दिन 50 वीडियोस अपलोड होंगे। आज उस सीरीज का डे 5 है। हर रोज रात के 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकें। आज डे 5 में अकाउंटिंग मॉक टेस्ट 05 हम कवर करने वाले हैं, जिसमें अगले 100 क्वेश्चंस फ्रॉम एमसीक्यू 401 टू क्वेश्चन नंबर 500 तक कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर रोज जो वीडियोस अपलोड होंगी उसकी आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं मैराथन की। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कंप्यूट्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज अ रेसिडुअल अमाउंट। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है वेट एवरेज, दूसरा ऑप्शन है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तीसरा ऑप्शन है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और आखिरी ऑप्शन है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सिस्टम इन्वेंट्री कंप्यूट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज अ रेसिडुअल अमाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, इफ द ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ अ बिजनेस इज अंडरकास्ट इट विल। अगर किसी बिजनेस का ओपनिंग इन्वेंट्री कम करके दिखाया गया है, अंडरकास्ट करके दिखाया है, तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज ग्रॉस प्रॉफिट एंड डिक्रीज नेट प्रॉफिट। It will decrease gross profit as well as net profit. It will increase the value of assets और it will increase gross profit as well as net profit. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर हम ओपनिंग इन्वेंट्री को कम करके दिखाते हैं तो इससे क्या होगा? इससे ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, साथ ही साथ हमारा नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is not classified as inventory in the financial statement? इनमें से किसको हम इन्वेंट्री क्लासिफाई नहीं करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा फिनिश गुड्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा ऑप्शन है हमारा स्टोर्स एंड स्पेयर्स और आखिरी ऑप्शन है हमारा एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लायर्स फॉर रॉ मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लायर्स फॉर रॉ मटेरियल इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट यूज्ड टू मेजर द डैमेज्ड इन्वेंट्री इज। जो सही एट्रीब्यूट है जिसे हम डैमेज्ड इन्वेंट्री को मेजर करते हैं वो क्या है? ऑप्शन 1 हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन 2 करंट कॉस्ट, ऑप्शन 3 करंट मार्केट वैल्यू और ऑप्शन डी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि अगर डैमेज्ड इन्वेंट्री है तो किस एट्रीब्यूट को लेकर के हम उसका सही आंकलन करेंगे, मतलब सही मेजरमेंट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने रुपए का डैमेज हुआ है इन्वेंट्री हमारा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट। क्लोजिंग स्टॉक जनरली कैसे वैल्यू किया जाता है? कॉस्ट प्राइस पे, दूसरा ऑप्शन है मार्केट प्राइस पे, तीसरा ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज हायर और आखिरी ऑप्शन है हमारा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज फीफो मेथड। फीफो मेथड क्या होता है? तो इसके पहले ऑप्शन है इशूड मेड आउट ऑफ लेटेस्ट रिसिप्ट, दूसरा ऑप्शन है इशूड मेड आउट ऑफ फर्स्ट रिसिप्ट। देखिए, फीफो का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ऑप्शन बी इशूड मेड आउट ऑफ फर्स्ट रिसिप्ट और ऑप्शन ए क्या था? इशूड मेड आउट ऑफ लास्ट रिसिप्ट। तो लास्ट रिसिप्ट वाला होता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट,
और फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इशूड मेड आउट ऑफ फर्स्ट रिसिप्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एन इन्वेंट्री इज जनरली कैलकुलेटेड यूजिंग। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है ना किसी इन्वेंट्री का, वो हम जनरली किस चीज को यूज करके कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डायरेक्ट कॉस्टिंग, दूसरा ऑप्शन है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है आइदर डायरेक्ट और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और चौथा है नाइदर डायरेक्ट नॉर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, आइदर डायरेक्ट और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लीफो मेथड। अभी थोड़ी देर पहले फीफो की बात की थी, अब हम लीफो की बात कर रहे हैं। तो लीफो का आपको मालूम है फुल फॉर्म, लीफो का फुल फॉर्म होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, बिल्कुल सही। लीफो मेथड क्या है? पहला ऑप्शन इशूड मेड आउट ऑफ लेटेस्ट रिसिप्ट। तो जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है वो लेटेस्ट रिसिप्ट ही है, आगे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको यही आंसर मिल गया। इशूड मेड आउट ऑफ लेटेस्ट रिसिप्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर लीफो मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन का इनमें से क्या चीज पर्पस नहीं है? मतलब जो स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं तो इन चारों में से 3 चीज करते हैं, एक चीज स्टॉक वैल्यूएशन करने का पर्पस नहीं होता, तो वो क्या पर्पस है? ठीक है, सबसे पहला लिक्विडिटी। जो हम स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं, क्या उससे हम लिक्विडिटी पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। क्या लीगल ऑब्लिगेशन है स्टॉक वैल्यूएशन? बिल्कुल लीगल ऑब्लिगेशन है। क्या इनकम डिटरमाइन करने के लिए स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं? बिल्कुल करते हैं। क्या कैपिटल डिटरमाइन करने के लिए स्टॉक वैल्यूएशन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। स्टॉक वैल्यूएशन का कैपिटल डिटर्मिनेशन पर्पस नहीं होता, मतलब जो स्टॉक का वैल्यूएशन है उसे हम कैपिटल डिटरमाइन कर भी नहीं सकते, और स्टॉक वैल्यूएशन का जो मकसद है, पर्पस है, वो कैपिटल डिटर्मिनेशन करना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इनमें से कौन सा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का एक हिस्सा है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन मनी बोरो, ठीक है, दूसरा ऑप्शन एबनॉर्मल लॉसेस, तीसरा ऑप्शन स्टोरेज कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, और चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्टोरेज कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइसिंग प्राइसेस, मतलब इन्फ्लेशन की बात की जा रही है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइसिंग प्राइसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड रिजल्ट्स इन लोअर टोटल करंट एसेट्स। इनमें से कौन सा इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड का रिजल्ट निकलता है कि जो भी हमारे करंट एसेट्स है ना, उनका जो टोटल होता है बहुत कम होता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। We have simple average method, we have weighted average method, we have first in first out FIFO method, and we have LIFO method, last in first out method। तो आपको मालूम है FIFO में आपका हर एक चीज का वैल्यू ज्यादा बढ़ करके आता है, आपके कॉस्ट वॉस्ट बढ़े हुए होते हैं, और LIFO में सबकी वैल्यू कम होकर के आती है। तो LIFO इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम स्टॉक टेकिंग, perpetual inventory system में stock taking is not done ever. In the perpetual inventory system, stock taking is periodical. In the perpetual inventory system, stock taking is at the time of winding up. And last one is, in the perpetual inventory system, stock taking is continuous. तो perpetual inventory system में stock taking is continuous. ठीक है, तो ये कंटिन्यूस होता है। परपेचुअल का मतलब भी यही होता है कि कीप गोइंग नेवर एंडिंग, तो कंटिन्यूस का मतलब भी वही होता है, कीप गोइंग नेवर एंडिंग। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में जो स्टॉक टेकिंग होता है वो कंटिन्यूस होता है, आता है और होता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज यूज्ड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुड बी यूज्ड। तो जब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इस्तेमाल होता है तो इनमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन लीफो, ऑप्शन बी फीफो, ऑप्शन सी सिंपली एवरेज मेथड, एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, एनी ऑफ द अबव। हा हा हा, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
इफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग थ्री मेथड्स इज, अगर इन्वेंट्री वैल्यूएशन तीन मेथड द्वारा इस प्रकार है, लीफो द्वारा 45,000, फीफो द्वारा 50,000 और एवरेज कॉस्ट द्वारा 47,500 रिस्पेक्टिवली है, विच मेथड वुड यू कॉल द मोस्ट कंजर्वेटिव ऑफ द थ्री? इनमें से किसको आप मोस्ट कंजर्वेटिव कहेंगे? तो आपको मालूम है इनमें सबसे कम कहां आ रहा है, लीफो में, तो क्या आंसर होगा, लीफो। लीफो इज द मोस्ट कंजर्वेटिव मेथड आउट ऑफ थ्री, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन फीफो मेथड इज इन यूज, अगर फीफो मेथड इस्तेमाल किया जा रहा है, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो वैल्यू कैसे करेंगे? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। The closing inventory is valued at prevailing market prices. The closing inventory is valued at a recent cost paid. The closing inventory is valued at oldest prices paid. The closing inventory is valued at price furthest from actual cost. तो एक क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? एक क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी है, recent cost paid। ठीक है, जब फीफो मेथड को इस्तेमाल करते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो वैल्यू किया जाता है वो रीसेंट कॉस्ट पेड के थ्रू किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे लीफो में भी पूछ सकते हैं आपसे सवाल। व्हेन लीफो मेथड इज इन यूज, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, वी हैव फोर ऑप्शंस। इट इज वैल्यूड एट करंट मार्केट प्राइसेस, इट इज वैल्यूड एट मोस्ट रीसेंट कॉस्ट पेड, इट इज वैल्यूड एट ओल्डेस्ट प्राइस पेड एंड इट इज वैल्यूड एट प्राइसेस फर्दर फ्रॉम एन एक्चुअल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, ओल्डेस्ट प्राइस पेड। जो लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, उसमें क्या है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू की जाती है वो ओल्डेस्ट प्राइस पेड के बेसिस के ऊपर की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि आइडेंटिफाई द मेथड इन विच इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट द लेटेस्ट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। आपको आइडेंटिफाई करना है वो मेथड जहां पे इन्वेंट्री को वैल्यू किया जा रहा है लेटेस्ट प्राइस जो मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। तो ये मेथड में कौन सा प्राइस जाता है बोले तो चार ऑप्शन है। वी हैव लीफो, वी हैव फीफो, वी हैव वेटेड एवरेज मेथड एंड वी हैव रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड वो मेथड है जहां पे जो इन्वेंट्री है उसे वैल्यू किया जाता है लेटेस्ट प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसे हम वैल्यू करते हैं कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस जो भी हायर है, जो भी लोअर है, कन्वीनियंट टू द मैनेजमेंट है या अपीलिंग टू द अकाउंटेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इन दोनों में से जो भी लोअर है। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, उसे हम जब भी वैल्यू करते हैं एट कॉस्ट या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये तो वीडियो नंबर शायद 20 है, अभी 80 वीडियोस, कम से कम 80 वीडियोस और आएंगे। तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि मेरी स्पीड बहुत तेज है, स्लो है कि ठीक ठाक है, प्लीज बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन मोस्ट वाइडली यूज्ड इन अकाउंटिंग इज। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वो मेथड जो सबसे ज्यादा अकाउंटिंग में इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा मेथड है? वी हैव फोर ऑप्शंस। वी हैव कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, द हायर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो हायर है, द लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में जो लोअर है उसे हम लेकर के चलते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड में जो मोस्ट वाइडली इस्तेमाल किया जाता है मेथड वो होता है कि द लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स में भी एम्प्लॉयड इन, जो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स है ना वो कहां एम्प्लॉय की जाती है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा ऑप्शन है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, तीसरा ऑप्शन है बोथ द अबव और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बोथ द अबव। इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ साथ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस दोनों में इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ द अबव
सही जवाब दिए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एबीसी एनालिसिस, ठीक है, द कैटेगरी दैट रिप्रेजेंट्स दोज आइटम्स यूज्ड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी बट हुज वैल्यू इज नॉट हाई एज। एबीसी एनालिसिस के हिसाब से जिस कैटेगरी में, जो कैटेगरी रिप्रेजेंट करती है दोज आइटम्स यूज्ड इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, वो आइटम जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं बट जिसकी वैल्यू हाई नहीं है, एज ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम, एनी ऑफ दीज, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी आइटम। देखिए, एबीसी एनालिसिस एक टेक्निक है जहां पे 3 अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं। तो सी कैटेगरी वो कैटेगरी है जहां पे जिन आइटम्स की ज्यादा वैल्यू नहीं होती है और जिसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटी में, वो आइटम्स रखा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, identify the method that result in a lower valuation of inventory and lower income during a period of rising prices। ठीक है, आपको वो मेथड आइडेंटिफाई करना है जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि लोअर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जहां पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन लो। देखिए, सबसे पहले आप ये लाइन पकड़ लीजिए जहां पे ये बोल रहा है लोअर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, और आपको मालूम है लोअर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री लीफो में आता है, और हायर की बात करें, हाई प्रॉफिट की बात करें, वो फीफो में आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में। ठीक है, लीफो में हमेशा लोअर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री होता है और लोअर इनकम ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस। ठीक है, हायर इनकम में फीफो चला गया, तो यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। लीफो सही जवाब है इस क्वेश्चन का। हमको वो मेथड पता लगाना था जहां पे जो इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन है वो राइजिंग प्राइसेस में भी उसका वैल्यूएशन लोअर इनकम होता है। मतलब अगर कीमतें बढ़ भी रही है ना, अगर कोई भी मटेरियल प्राइस बढ़ करके अगर मार्केट में बिक रहा है तो भी आपको कम ही मुनाफा हो रहा है, तो ये लीफो में उगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ डिक्लाइनिंग प्राइसेस। डिक्लाइनिंग प्राइसेस का जो टाइम होता है जब चीजों के रेट कम हो रहे होते हैं, which one of the following inventory pricing method will result in lower cost of goods sold। इनमें से कौन सा मेथड जो होता है वो लोअर प्राइस, देखिए अगेन अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जहां पे कम प्राइसेस में आपके सामान बिकते हैं वो लीफो मेथड ही होता है। तो यहाँ पे डिक्लाइनिंग प्राइसेस की भी कैटेगरी, पिछले में आपसे सवाल पूछा गया था जहां पे राइसिंग प्राइसेस की बात हो रही थी, यहाँ पे डिक्लाइनिंग प्राइसेस की बात हो रही है। तो डिक्लाइनिंग प्राइसेस में भी अगर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो लो कॉस्ट है, कम गुड्स बिक रहे हैं, तो लीफो मेथड है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन कह रहा है कि ना पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन का टाइम है, विच इन्वेंट्री मेथड वुड बी कंसिडर्ड सुटेबल बाय द अकाउंटेंट। इनमें से कौन सा इन्वेंट्री वाला मेथड जो है वो अकाउंटेंट द्वारा सुटेबल होता है जब इन्फ्लेशन होता है। अब इन्फ्लेशन आप जानते हैं ना, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब होता है जनरल इंक्रीज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। तो वी हैव 4 मेथड्स, लीफो मेथड, फीफो मेथड, एवरेज कॉस्ट मेथड एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लीफो मेथड। लीफो मेथड जो अकाउंटेंट होते हैं ना वो सूटेबल मानते हैं जब इन्फ्लेशन आता है, जहां पे सारी चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन जो अकाउंटेंट होते हैं वो कम ही प्राइस देखते हैं, कम ही प्राइस लेकर के चलते हैं। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, एबीसी एनालिसिस क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, एबीसी एनालिसिस इज अ सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। दूसरा, एबीसी एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ये फाइनेंशियल प्लानिंग की टेक्निक है। ABC analysis is a technique of inventory control. ABC analysis is a technique of inventory control. ABC analysis is a technique of inventory control. समझ रहे हैं ना? तो ABC analysis क्या है? ABC analysis is a technique of inventory control. चौथा ऑप्शन हम पढ़ेंगे ही नहीं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। A firm closes their financial books on 31st March. एक फर्म है जो अपनी फाइनेंशियल बुक को क्लोज करता है और 31st मार्च को क्लोज करता है। ठीक है, स्टॉक टेकिंग कुड बी कंप्लीटेड आफ्टर 2 वीक्स। जो स्टॉक टेकिंग है वो 2 हफ्ते लग जाते हैं उसको कंप्लीट होने में। ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स, दैट इज 15 अप्रैल, और जो वैल्यू आई 15 अप्रैल को वो थी 25,000 रुपीज। ड्यूरिंग द 2 वीक्स परचेजेस वर 1,000 रुपीज एंड द सेल्स वर 4,000 रुपीज। इन 2 हफ्तों में, मतलब
15 अप्रैल तक ये जो 15 दिन का समय था, इसमें 1000 रुपीज का परचेज किया गया और 4000 रुपीज का सेल था। ठीक है, जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था फर्म का वो 30% था। एसरटेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। अब आपको बताना है कि 31 मार्च में एसरटेन करके बताना है कि 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक फर्म का क्या था। आई जस्ट होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं। मैं एक बार वापस बोल दूं कि एक फर्म है जिसकी फाइनेंशियल बुक 31 मार्च को खत्म होती है और स्टॉक टेकिंग प्रोसेस को कंप्लीट होने में 15 दिन लग जाते हैं। 15 अप्रैल तक 2 हफ्ते में उसका स्टॉक टेकिंग प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है और 15 अप्रैल तक जो बुक वैल्यू आती है स्टॉक्स की वो 25,000 रुपीज आती है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक होता है 15 अप्रैल तक 25,000। ड्यूरिंग द 2 वीक्स, 2 हफ्ते में 1,000 रुपए का सामान खरीदा जाता है, 4,000 रुपए का सामान बेचा जाता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फर्म का 30% है और आपको एसरटेन करके बताना है 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक की क्या वैल्यू थी। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 26,800, दूसरा ऑप्शन है 25,000, तीसरा ऑप्शन है 27,200 और चौथा ऑप्शन है 20,000। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 26,800। मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद मेरा एक खुद आंसर आया है। आपको अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत हो और आप इस क्वेश्चन का सोल्यूशन जानना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप कह रहा हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे आकर के वहां पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा, लेकिन वहां मैसेज भेजने से पहले आप इसका सोल्यूशन खुद से जरूर निकाल करके देखें, आपका भी आंसर जरूर आएगा। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 26,800। अगला क्वेश्चन है हमारा, द बुक्स ऑफ अ फर्म रिवील द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो फर्म की बुक है उसने कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील किया है। जैसे पहला इन्फॉर्मेशन है ओपनिंग स्टॉक 5 लाख रुपीज के थे, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर 35 लाख रुपीज का था, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 48 लाख रुपीज का था। तो आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिल गए, ओपनिंग स्टॉक 5 लाख, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 35 लाख, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 48 लाख। ठीक है, ऑन 31 मार्च the value of inventory as per the physical stock taking were 3,25,000। 31 मार्च को जो स्टॉक जो भी इन्वेंट्री है फिजिकल स्टॉक जो लिया गया उसकी जो वैल्यू थी वो 3,25,000 थी। कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स वो 25% था, वो कांस्टेंट था, वो चेंज नहीं हुआ। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी सस्पेक्ट दैट द इन्वेंट्री इज मिसिंग। जो मैनेजमेंट थी कंपनी की वो मान के चल रही थी कि कुछ इन्वेंट्री मिसिंग थी। अब आपको ये बताने की जो मिसिंग इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 75,000, दूसरा ऑप्शन है 25,000, तीसरा ऑप्शन है 1 लाख रुपीज और चौथा ऑप्शन है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने सॉल्व किया और आंसर बिल्कुल सही आया। वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 75,000 रुपीज की जो इन्वेंट्री थी वो मिसिंग थी। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर से सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर जरूर आएगा। अगर आंसर नहीं आता है तो इंस्टाग्राम के पेज पे आप मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी इज फॉलोइंग वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉर वैल्यूइंग इट्स इन्वेंट्री। एक कंपनी है जो वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड फॉलो कर रही है अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, द डिटेल ऑफ द परचेज एंड इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स ड्यूरिंग द वीक वर एज फॉलोज। तो कंपनी ने जो डिटेल दिया है वो इस हिसाब से है, जो भी वो रॉ मटेरियल परचेज करती है इश्यू करती है उसकी डिटेल। दिसंबर 1 को ओपनिंग स्टॉक था 50 यूनिट्स, ठीक है, जिसकी वैल्यू 2,200 रुपीज थी। दिसंबर 2 को परचेज किया 100 यूनिट्स जिसकी वैल्यू 47 पर यूनिट। दिसंबर 4 को इशू किया 100 यूनिट्स। दिसंबर 5 को परचेज किया 200 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 48। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द वीक विल बी। तो हफ्ते के लास्ट में जो इन्वेंट्री है उसकी क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन 1 11,900, ऑप्शन बी 12,000 रुपीज, ऑप्शन सी 11,800 एंड ऑप्शन डी 11,700। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है ऑप्शन ए 11,900। एक बार सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग डेटा पर्टेनिंग टू अ कंपनी फॉर द मेथड ऑफ मार्च 2005। कंपनी ने कुछ डेटा दे रखा है और जो मार्च में ईयर एंड होता है उसमें उन्होंने कुछ मेथड को फॉलो किया है। ठीक है, तो उस बेसिस पे इनका क्या आंसर आएगा जरा देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक था इनका 1,80,000 रुपए का, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च वर 1 लाख रुपए, ओपनिंग था 1,80,000, क्लोजिंग था 1 लाख रुपीज का। ठीक है, कंपनी ने परचेज किया था क्रेडिट पे 3,40,000 रुपीज का सामान, परचेजेस था 3,40,000 और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2005 कंपनी पेड 3,50,000 रुपीज टू द सप्लायर्स। कंपनी ने 3,50,000 रुपीज
सप्लायर्स को पे ऑफ भी कर दिया। द गुड्स आर सोल्ड एट 25% अबव द कॉस्ट, ठीक है। द सेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2005 वर, तो मार्च के महीने में जो सेल्स था वो कितने रुपए का था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 4,12,500, दूसरा ऑप्शन 5,25,000 रुपीज, तीसरा ऑप्शन 90,000 और चौथा ऑप्शन 3,15,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 5,25,000, ठीक है। इसे भी आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, if the goods purchased are in transit then the general entry at the end of the period will be, अगर गुड्स खरीदा है और वो ट्रांसिट में है, आने में समय लग रहा है, तो उसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे जब अकाउंटिंग ईयर बंद होती है, मतलब अकाउंटिंग बुक्स जब खत्म होता है तो उस टाइम उसकी एंट्री क्या होगी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है गुड्स इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू सप्लायर्स अकाउंट, ऑप्शन बी गुड्स इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ऑप्शन सी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांसिट, और ऑप्शन डी सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांसिट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुड्स इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इन चारों में से कौन सा एक तरीका नहीं है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का? पहला ऑप्शन है टू डिटरमाइन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा ऑप्शन है टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, तीसरा ऑप्शन है टू प्रॉपरली वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक, और चौथा ऑप्शन है टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करके आप इन्वेंट्री को वैल्यू नहीं कर सकते किसी भी हिसाब से, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इनमें से कौन सा क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन का कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। इनमें से किस चीज का कॉन्सिक्वेंस क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है, ऐसे क्वेश्चन समझिए, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व्स, तीसरा रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, चौथा ऑल द 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल द 3। अगर हम अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉफिट कम करके दिखाएंगे तो हमारा जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो अंडर वैल्यू करके हमें दिखाना पड़ेगा। हिडन रिजर्व्स अगर हम करके दिखाएंगे तो भी, और टैक्स लायबिलिटी अगर हम कम करके दिखाएंगे तो भी, तो ऑल द 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स फॉर स्टॉक वैल्यूएशन फॉर नॉर्मल इन्वेंट्री इज रिकमेंडेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से नॉर्मल इन्वेंट्री के वैल्यूएशन, स्टॉक वैल्यूएशन के लिए कौन सा मेथड सही है, बेस्ट है, रिकमेंड किया जाता है? पहला ऑप्शन फीफो मेथड, दूसरा ऑप्शन लीफो मेथड, तीसरा ऑप्शन वेट एवरेज मेथड, और चौथा ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फीफो मेथड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से स्टॉक वैल्यूएशन का जो नॉर्मल इन्वेंट्री के लिए जो स्टॉक वैल्यूएशन का जो मेथड बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, जो रिकमेंड किया जाता है वो फीफो मेथड है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन रिटेल इन्वेंट्री मेथड ओरिजिनल सेलिंग प्राइस में बी मॉडिफाइड इफ द सेलिंग प्राइस इज लोअर्ड बिलो द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, इट इज नोन एज, ठीक है। रिटेल इन्वेंट्री मेथड में जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है वो मॉडिफाई की गई, अगर सेलिंग प्राइस ओरिजिनल प्राइस से कम है तो इसे क्या कहेंगे? देयर आर 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्कअप, दूसरा ऑप्शन मार्कअप कैंसिलेशन, तीसरा ऑप्शन नेट मार्कअप, और चौथा है मार्कडाउन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मार्कडाउन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इन्वेंट्री मेथड वेयर द कॉस्ट पर यूनिट इज recomputed after every addition in the inventory is known as। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वो मेथड जहां पे कॉस्ट पर यूनिट रिकम्प्यूट किया जाता है आफ्टर एडिशन इन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में कुछ भी एडिशन होता है तो रिकम्प्यूट किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा ऑप्शन है मूविंग एवरेज मेथड, तीसरा ऑप्शन है वेटेड एवरेज मेथड, और चौथा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वेटेड एवरेज मेथड, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ समय पे कुछ और इन्वेंट्रीज को एडअप करते चले जा रहे हैं,
तो यहां पे जो मेथड आएगा वो वेटेड एवरेज मेथड ही होगा कंप्यूट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू द प्लेस एंड द कंडीशन इन विच द गुड्स कंसर्न्ड आर टू बी सोल्ड इज अंडरस्टूड एज। जो खर्चा होता है जहां पे आप इन्वेंट्री को उस जगह लेकर के आ रहे हैं जहां पे उसे बेचना है, प्लस आप ऐसा कंडीशन क्रिएट करके दे रहे हैं जहां पे उसी कंडीशन में उस गुड्स को बेचा जा रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसे मार्केट प्राइस कहते हैं, इसे सेल्स प्राइस कहते हैं, इसे कॉस्ट कहते हैं, या इसे कैरेज कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उसकी कॉस्ट कहते हैं। ये सारी चीजें उसकी कॉस्ट में जुड़ती है। ठीक है, सबसे पहले आपने उसे बनाया, प्लस आप उसे लेकर के गए जहां पे आपको उसे बेचना है, तो ये कॉस्ट का पार्ट है, प्लस आपने ऐसी कंडीशन क्रिएट की, ठीक है, कि जिसमें आप उसे बेच सको, इसे कॉस्ट कंसिडर करेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन द केस ऑफ फिनिश गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स एंड रिप्लेसमेंट प्राइस इन द केस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड चीफ स्टोर्स इज अंडरस्टूड एज। जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है इन द केस ऑफ फिनिश गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स में जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ना फिनिश गुड्स की, ठीक है, और रिप्लेसमेंट प्राइस जो है इन केस द रॉ मटेरियल्स एंड द चीफ स्टोर्स इज अंडरस्टूड एज मार्केट प्राइस, सेल्स प्राइस, कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मार्केट प्राइस। ठीक है, फिनिश गुड्स का जो नॉर्मल कोर्स में जो भी रियलाइजेबल वैल्यू होता है उसकी मार्केट प्राइस होती है। साथ ही साथ अगर रिप्लेसमेंट प्राइस की भी अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की चीफ स्टोर्स के हिसाब से, तो वो मार्केट प्राइस हो गई उसकी। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड। इन्वेंट्रीज को जब आप कन्वर्ट करते हैं ना, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन इन्वेंट्री का क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और लास्ट बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। यहां पे कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू यूनिट ऑफ प्रोडक्शन भी आता है, साथ ही साथ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन पीरियड्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मालूम है ना जहां पे प्राइसेस बढ़ जाती हैं, द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज फ्रॉम लीफो मेथड टू फीफो मेथड इज। अगर इन्फ्लेशन के टाइम लीफो मेथड से हमने फीफो मेथड में अपनी इन्वेंट्रीज की वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर दिया तो क्या होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन प्रॉफिट एंड इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और चौथा ऑप्शन है डिक्रीज इन प्रॉफिट एंड डिक्रीज इन प्रॉफिट एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज इन प्रॉफिट एंड डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, लीफो से फीफो में अगर हम जा रहे हैं इन्फ्लेशन के पीरियड में, तो क्या होगा कि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू कम अमाउंट की जो गुड्स है ना उसे आप ज्यादा महंगा करके बेच देंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू डिटरमाइन इन्वेंट्री क्वांटिटीज। इनमें से कौन सा मेथड है जो इन्वेंट्री क्वांटिटीज को डिटरमाइन करने में, मतलब मेथड आपको हेल्पफुल है? पहला है लीफी लिखा हुआ है, इट्स लीफो। आपको मालूम है ये लीफो होता है, लीफी नाम का कोई चीज नहीं होता। पहला लीफो या फीफो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लीफो एंड पीरियोडिक, तीसरा ऑप्शन है फीफो एंड परपेचुअल, और चौथा है परपेचुअल एंड पीरियोडिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है परपेचुअल एंड पीरियोडिक इन्वेंट्री की क्वांटिटीज को डिटरमाइन करने के मेथड होते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, the method of pricing inventory where all the items are assigned the same unit cost is। ठीक है, the method of pricing इन्वेंट्री को प्राइसिंग करने का वो मेथड जहां पे जो जितने भी आइटम्स है ना वो असाइन किए जाते हैं सेम यूनिट कॉस्ट पे। वी हैव 4 ऑप्शंस, लीफो, फीफो, एवरेज कॉस्ट, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फीफो।
ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वो मेथड होता है जहां पे जो प्राइसिंग इन्वेंट्री की जाती है ना सारे आइटम्स की, वो सेम यूनिट कॉस्ट पे की जाती है। तो फीफो इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, इन्फ्लेशनरी का मतलब बढ़े हुए प्राइसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, फीफो मेथड विल लीड टू, फीफो मेथड से क्या होगा, लोअर प्रॉफिट्स, हायर सेल्स, लोअर सेल्स या हायर प्रॉफिट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हायर प्रॉफिट्स। अगर इन्फ्लेशन के टाइम फीफो मेथड हम यूज कर रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ वैल्यूएशन फॉर डियरर आइटम इज, ठीक है, अप्रोप्रिएट मेथड क्या है, फीफो मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है हमारा वेटेड एवरेज मेथड, और ऑप्शन डी है हमारा लीफो मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 डज नॉट कवर द इन्वेंट्री सच एज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से कौन सी इन्वेंट्रीज नहीं इंक्लूड की जाती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा इन्वेंट्रीज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तीसरा लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर रीसेल, और चौथा ऑप्शन बोथ ए एंड बी अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी अबव, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं आएगा, और इन्वेंट्रीज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट भी कवर नहीं होता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जहां पे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी अबव आर द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, इनमें से कौन सा पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड का एक फीचर है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है डन ऑन पीरियोडिक बेसिस, तीसरा ऑप्शन है एक्सपेंसिव, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डन ऑन पीरियोडिक बेसिस। जो पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड है उसका जो फीचर है वो ये है कि वो पीरियोडिक बेसिस पे उसे वैल्यू किया जाता है, उसका वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, वी हैव 4 ऑप्शन। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, दूसरा ऑप्शन परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड, तीसरा ऑप्शन वेटेड एवरेज मेथड, और चौथा ऑप्शन पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड को, मतलब प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम को परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड भी कंसीडर किया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द अप्रोप्रिएट एट्रीब्यूट टू यूज व्हाइल मेजरिंग डैमेज इन्वेंट्री इज, जो अप्रोप्रिएट फैक्टर या एट्रीब्यूट हम लेकर के चलते हैं डैमेज्ड इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए, वो क्या है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, वो करंट कॉस्ट है, वो करंट मार्केट वैल्यू है, या नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, जहां पे हम डैमेज्ड इन्वेंट्री को मेजर करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेट इज आर टू बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। तो गुडविल को मेजर करते हैं, इन्वेंट्रीज को मेजर करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को मेजर करते हैं, या सन्डी डेटर्स को मेजर करते हैं। तो आपको मालूम है कि इन्वेंट्रीज को मेजर करते हैं लोअर कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द इन्वेंट्री मेथड वेयर द कॉस्ट पर यूनिट इज रिकम्प्यूटेड आफ्टर एवरी एडिशन इन द इन्वेंट्री इज नोन एज, जो इन्वेंट्री का मेथड है जहां पे कॉस्ट पर यूनिट को रिकम्प्यूट किया जाता है हर एक नए एडिशन के बाद, तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, तीसरा मूविंग एवरेज मेथड, या लास्ट वन इज लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, दैट इज लीफो मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मूविंग एवरेज मेथड। वो मेथड है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जहां पे कॉस्ट पर यूनिट वापस से कंप्यूट किया जाता है एवरी एडिशन इन इन्वेंट्री, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following inventory valuation method shows higher profit during the period of rising prices, ठीक।
राइजिंग प्राइसेस के टाइम इनमें से कौन सा मेथड हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखाता है? इट्स अ फीफो मेथड, इट्स अ लीफो मेथड, इट्स अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और इट्स अ सिंपल एवरेज मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट्स फीफो मेथड। तो हमेशा याद रखिएगा फीफो मेथड में ही इन्फ्लेशनरी प्राइसेस और ज्यादा आपको प्रॉफिट होता है। राइजिंग प्राइसेस में सामान बिकते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट सबसे ज्यादा आपको फीफो में ही होता है। तो द appropriate method of valuation for the items which are not easily interchangeable, वो आइटम्स जो इजीली इंटरचेंजेबल नहीं होते उनके वैल्यूएशन का अप्रोप्रिएट मेथड क्या है? ठीक है, अगर मैं बहुत जल्दी रीड कर रहा हूँ, बहुत स्पीड में रीड कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस में मैं थोड़ा स्लो रीड करूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस हिसाब से रीड कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो आइटम्स इजीली इंटरचेंज नहीं होते उनके वैल्यूएशन करने का अप्रोप्रिएट मेथड क्या है? पहला ऑप्शन है फीफो मेथड, फीफो मतलब मालूम होगा आपको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा कह रहे हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, तीसरा कह रहे हैं वेटेड एवरेज मेथड और चौथा कह रहे हैं लीफो मेथड। लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, which of the following system of inventory valuation computes cost of goods sold as the residual amount? Which of the following system of inventory valuation, इनमें से कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो सिस्टम है कंप्यूट करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज अ रेसिडुअल अमाउंट? ठीक है, तो ऑप्शन वन इज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ऑप्शन सी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एंड ऑप्शन डी इज वेटेड एवरेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन which computes the cost of goods sold as a residual amount। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, if the closing inventory of a business is under cost it will, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बिजनेस का अंडर कॉस्ट है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इट विल इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट एंड डिक्रीज द नेट प्रॉफिट। ठीक है, इट विल इंक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट। तीसरा ऑप्शन है इट विल डिक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट और चौथा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री बिजनेस की अंडर कॉस्ट करके दिखाई गई है, कम करके दिखाई गई है, तो इससे क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हो जाएगा और नेट प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारा बड़ा, क्या बता। ठीक है, द रिटेल इन्वेंट्री मेथड for the determination of historical cost of inventories may be used by, the retail inventory method, जो retail inventory method है जिसके बेसिस पे for the determination of historical cost of inventories may be used, इन्वेंट्रीज के हिस्टोरिकल कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए रिटेल इन्वेंट्री मेथड कौन सा इस्तेमाल होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है फॉर इन्वेंट्रीज ऑफ आइटम्स दैट आर नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। दूसरा है फॉर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड एमार्क्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तीसरा ऑप्शन है हमारा वेयर द यूज ऑफ सच अ मेथड वुड अप्रोक्सीमेट द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड थ्रू लीफो फीफो एवरेज कॉस्ट मेथड। और आखिरी ऑप्शन है वेयर इन्वेंट्री कंप्राइजेस ऑफ आइटम्स फॉर विच इंडिविजुअल कॉस्ट आर नॉट रेडिली एसर्टेनेबल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जहां पे इन्वेंट्री कंप्राइजेस ऑफ आइटम्स, इन्वेंट्री में वो आइटम्स है फॉर विच इंडिविजुअल कॉस्ट हम एसरटेन नहीं कर सकते। ऐसे आइटम्स है जहां पे इंडिविजुअल कॉस्ट हम एसरटेन नहीं कर सकते, तो वहां पे हम क्या लेकर के चलते हैं? वहां पे हम उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डिऑल्ट इन विथ इन, जो वैल्यूएशन है इन्वेंट्री का वो किसमें बताया गया है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बताया गया है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में बात की गई है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इज यूज्ड वेयर। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहां इस्तेमाल होता है? पहला ऑप्शन है प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर मटेरियल फॉर रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है,
दूसरा ऑप्शन है एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द इश्यू ऑफ मटीरियल्स। तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्डिंग द रिसीट्स एंड इश्यू ऑफ मटीरियल्स इमीडिएटली आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। और आखिरी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन था कि जो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है वो कहां इस्तेमाल होता है, इज यूज्ड वेयर रिकॉर्डिंग द रिसीट्स एंड इश्यू ऑफ मटेरियल इमीडिएटली आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन। तो वहां पे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा इन्वेंट्रीज आर असेट्स। इन्वेंट्रीज आर असेट्स, चार ऑप्शन। असेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सच सेल। ठीक है। तीसरा, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल्स और सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। और आखिरी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आखिरी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इन्वेंट्रीज हमारे लिए असेट्स होते हैं जिसे हमने सेल के लिए रखा है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर सच सेल। ठीक है, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज। देखिए, आप क्वेश्चन को आंसर में फिट कराने की कोशिश कीजिए और देखिए क्या स्टेटमेंट जो बन रहा है वो सही बन रहा है। तो ऊपर तीनों ऑप्शन सही है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा Which method of inventory valuation is widely accepted by income tax authority? Income tax authority द्वारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का कौन सा मेथड वाइडली एक्सेप्ट किया गया है? इट्स अ LIFO मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इट्स अ FIFO मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन डज नॉट अफेक्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या इफेक्ट नहीं करता? पहला ऑप्शन टैक्स लायबिलिटी, दूसरा ऑप्शन नेट इनकम, तीसरा ऑप्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या इफेक्ट नहीं करता? कैश फ्लो स्टेटमेंट को इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ परचेज थ्रू फॉलोइंग डिटेल्स। हमें परचेज का डिटेल पता करना है फॉलोइंग डिटेल्स के थ्रू। ठीक है, हमने कितने रुपए का परचेज किया वो पता करना है फॉलोइंग डिटेल्स के थ्रू। ओपनिंग स्टॉक हमारा 20,000 है, सेल्स हमारा 1.5 लाख रुपए का है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑफ सेल है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30,000 रुपीज का था। ठीक है, तो हमारा परचेज कितने का होगा? पहला ऑप्शन 1,30,000, दूसरा 1,40,000, तीसरा 1,50,000 और चौथा 1,60,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1,30,000। देखिए 1,30,000 हमारा परचेज, ओपनिंग स्टॉक 20 था, 1,30,000 हमारा परचेज था, तो टोटल 150 हो गया और सेल भी 150 का हो गया। क्लोजिंग 30 कहां से आ गया? क्लोजिंग स्टॉक 30 इसीलिए क्योंकि 1.5 लाख का 20% इज 30,000 रुपीज। ठीक है, तो 30,000 का यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेल के हिसाब से, प्रॉफिट मार्जिन जो है ना सेल के हिसाब से 30,000 हमारा क्या हुआ? 30,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1,30,000 रुपीज। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि जो एवरेज स्टॉक है वो 24,000 रुपीज का। इफ द एवरेज स्टॉक इज 24,000, तो आप जानते हैं एवरेज स्टॉक 24,000 है, तो टोटल स्टॉक इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 48,000 का हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक इज 6,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू डैश। जो क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक से 6,000 ज्यादा है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए 27,000, ऑप्शन बी 26,000, ऑप्शन सी 21,000, ऑप्शन डी 28,000। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है क्लोजिंग स्टॉक, तो कोई क्लोजिंग स्टॉक अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिएगा क्या कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले हम टोटल स्टॉक निकालेंगे, 24,000 इंटू 2 करेंगे। आप भी इसे पेन पेपर लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, मैं करके बैठा हूं। तो ये आ जाएगा 48,000। ये जो मेरी हैंडराइटिंग है ना बहुत गंदी हो रही है, रीजन ये है कि मुझे माउस से लिखना पड़ रहा है, मेरे पास और कोई यंत्र वंत्र है नहीं जिससे मैं अपनी ढंग की हैंडराइटिंग में लिख सकूं। तो प्लीज इसके लिए मुझे थोड़ा क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो जो एवरेज स्टॉक है वो 24,000 का है।
ठीक है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल स्टॉक आ गया 48,000 का। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हमारा जो ओपनिंग स्टॉक था वो x था, ठीक, प्लस क्या करेंगे हम, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो भी x प्लस 6,000 करेंगे हम, ठीक है, x प्लस 6,000 इज इक्वल टू 48,000। इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 21,000, तो 21,000 हमने ओपनिंग स्टॉक माना था और क्लोजिंग स्टॉक 6,000 ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 27,000। 21,000 में 6,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27,000। एक बार आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको क्वेश्चन का आंसर इजिली बड़े आराम से मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 27,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन फीफो मेथड विल लीड टू। जब इन्फ्लेशनरी कंडीशन है, ठीक है, तो वहां पे जो फीफो मेथड है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो ऑप्शन 1 लोअर प्रॉफिट, ऑप्शन बी हायर प्रॉफिट, ऑप्शन सी हायर सेल्स और ऑप्शन डी लोअर सेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी हायर प्रॉफिट्स। ठीक, इन्फ्लेशनरी कंडीशन में फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का जो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो हायर प्रॉफिट्स होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज, जो फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम है इट इज ऑल्सो नोन एज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, इन्वेंट्री रिकॉर्ड सिस्टम और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ऑप्शन बी। जो फिजिकल इन्वेंट्री सिस्टम है ना उसे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, व्हेन फीफो मेथड इज इन यूज, जब फीफो मेथड यूज किया जा रहा है, द क्लोजिंग इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसे हम कैसे वैल्यू करेंगे, उसे हम वैल्यू कर सकते हैं ओल्डेस्ट प्राइस पेड, दूसरा ऑप्शन प्राइस फर्देस्ट फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट, तीसरा प्रीवेलिंग मार्केट प्राइसेस और चौथा रीसेंट कॉस्ट पेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी रीसेंट कॉस्ट पेड। जो फीफो मेथड है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं द क्लोजिंग इन्वेंट्री, उस हिसाब से जब हम वैल्यू करेंगे तो रीसेंट कॉस्ट जो पे किया गया उस बेसिस पे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, इनमें से कौन सा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का तरीका नहीं है। पहला ऑप्शन टू डिटरमाइन ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा टू शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, टू प्रॉपरली वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक और टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व्स। तो सीक्रेट रिजर्व्स मेंटेन करके आप सही से इन्वेंट्री को वैल्यूएशन नहीं कर सकते। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ दीज इज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है उसको अगर हम अंडर वैल्यू करके दिखाते हैं, उसका अंडर वैल्यूएशन होता है, तो इनमें से क्या उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला है अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉफिट, दूसरा है क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व्स, तीसरा है रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी और चौथा ऑप्शन है ऑल द 3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑल द 3। अगर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को अंडर वैल्यू करके दिखाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉफिट भी कम आएगा, हिडन रिजर्व्स भी हो सकता है, क्रिएशन ऑफ हिडन रिजर्व्स या रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी भी हो सकता है उसका इंपैक्ट। तो ऑल द 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड, इन्वेंट्रीज को जब कन्वर्जन करते हैं ना तो उसका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। पहला कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वैल्यूएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और चौथा बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अगर हम कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इंक्लूड करते हैं तो उससे कॉस्ट ऑफ डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन उसमें ये भी आएगा और साथ ही साथ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वैल्यूएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ फीचर ऑफ पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, इनमें से कौन सा पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड का फीचर है। ठीक है, पहला बेस्ड ऑन बुक रिकॉर्ड्स, दूसरा डन ऑन अ पीरियोडिक बेसिस, तीसरा एक्सपेंसिव और चौथा ऑल ऑफ द अबव।
तो जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहे हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, तो ये पीरियोडिक बेसिस पे ही होता है, इसीलिए इसको पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्वेंट्रीज, इनमें से कौन सा इन्वेंट्रीज इंक्लूड नहीं होता, मतलब जिसके अंदर इन्वेंट्रीज आता नहीं है। पहला ऑप्शन है स्टॉक फॉर सेल इन ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। दूसरा स्टॉक फॉर प्रोडक्शन, तीसरा स्टॉक फॉर रेंडरिंग सर्विस, और स्टॉक फॉर शेयर ट्रेडिंग। तो आपको मालूम है स्टॉक फॉर शेयर ट्रेडिंग हम इन्वेंट्रीज में इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए इन्वेंट्री हम इंक्लूड नहीं करते। तो पहला ऑप्शन है फिनिश गुड्स, दूसरा है वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा है स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और चौथा है एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लायर्स फॉर रॉ मटेरियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एडवांस पेमेंट मेड टू सप्लायर्स फॉर रॉ मटेरियल को हम इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं करते, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करते जो हमने एडवांस दिया है। Which of the following is not classified as inventory in financial statement? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्वेंट्री आता है उसमें हम इसे इंक्लूड नहीं करते क्लासिफाई करके, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस which of the following inventory pricing methods result in lower total current assets, ठीक है। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, अगर मान लीजिए एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहां पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड, इनमें से कौन सा इन्वेंट्री प्राइसिंग मेथड विल रिजल्ट इन लोअर टोटल करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स कम करके दिखाएगा। तो चार ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है सिंपल एवरेज मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज मेथड, तीसरा फीफो दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और लास्ट है हमारा लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा इफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग थ्री मेथड इज, अगर इन्वेंट्री का वैल्यूएशन तीन मेथड द्वारा इस हिसाब से है, लीफो द्वारा 45,000 की इन्वेंट्री है, फीफो मेथड द्वारा 50,000 की इन्वेंट्री है, और एवरेज कॉस्ट द्वारा 47,500 रुपीज की हमारी इन्वेंट्री है, विच मेथड वुड यू कॉल द मोस्ट कंजर्वेटिव ऑफ द थ्री, इनमें से कौन सा मेथड हमारा मोस्ट कंजर्वेटिव है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा लीफो मेथड हमारा मोस्ट कंजर्वेटिव है, क्योंकि लीफो में आप देख सकते हैं सबसे कम आप उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो लीफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट है, वो हमारा सबसे कंजर्वेटिव मेथड है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एबीसी एनालिसिस इज, एबीसी एनालिसिस क्या है, ठीक है। ऑप्शन वन सिस्टम ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑप्शन टू टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑप्शन थ्री टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑप्शन डी टेक्निक ऑफ प्रॉफिट डिटर्मिनेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। एबीसी एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मींस, जो इन्वेंट्री की नेट रियलाइजेबल वैल्यू है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए सेल्स लेस कॉस्ट इनकर्ड फॉर सेल्स, मतलब सेल्स में हम माइनस कर देंगे जो भी खर्च हुआ है उस सेल को करने के लिए, दूसरा सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, तीसरा सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और चौथा सेल्स लेस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए सेल्स लेस कॉस्ट इनकर्ड फॉर सेल्स, ठीक है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मिस चमेली इशूड चेक वर्थ रुपीज 2,500 इन मार्च, मिस चमेली ने 2,500 रुपए का चेक मार्च के महीने में इशू किया इन द ईयर 2016, ठीक है। आउट ऑफ विच चेक वर्थ रुपीज 1,000 वेर ओनली प्रेजेंटेड टिल 31st March 2016, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वुड बी। देखिए सवाल यह है कि मिस चमेली ने क्या किया था, मार्च के महीने में 2,500 रुपीज का चेक इशू किया था, और मार्च के ही महीने में 31st March तक सिर्फ 1,000 रुपीज का चेक प्रेजेंट किया गया बैंक में। अब यहां पे क्या एंट्री होगी कैश बुक के हिसाब से, ठीक है। पहला ऑप्शन है डिडक्टेड बाय कैश बुक, जो डेबिट बैलेंस होगा इट विल बी डिडक्टेड बाय 1,500, कैश बुक का डेबिट बैलेंस विल बी एडेड बाय 1,500, कैश बुक का डेबिट बैलेंस विल बी डिडक्टेड बाय 1,000 रुपीज, और कैश बुक का डेबिट बैलेंस एडेड बाय 1,000 रुपीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है।
कैश बुक का डेबिट बैलेंस विल बी एडेड बाय 1500 रुपीज, क्योंकि उसने चमेली ने चेक इशू किया था 2500 रुपीज का, ठीक है, जिसमें 1000 रुपीज प्रेजेंट हो गया, 1500 बच गया, 1500 अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो हम कैश बुक के डेबिट साइड में 1500 ऐड करके दिखा देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बैंक पासबुक इज अ कॉपी ऑफ, जो बैंक का पासबुक है वो किस चीज की कॉपी होती है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द कैश कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, ठीक है, कस्टमर के कैश बुक का कैश कॉलम की कॉपी होती है। दूसरा ऑप्शन है द बैंक कॉलम ऑफ कस्टमर्स कैश बुक, जो कस्टमर का कैश बुक होता है उसके बैंक के कॉलम की कॉपी होती है बैंक का पासबुक। तीसरा ऑप्शन है द कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक लेजर, कस्टमर का जो अकाउंट बैंक के लेजर में है पासबुक उसकी कॉपी होती है। या द कस्टमर्स डिपॉजिट इन बैंक, जो कस्टमर ने डिपॉजिट किया है उसकी कॉपी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ही सही जवाब है इसका, क्योंकि द कस्टमर्स अकाउंट इन बैंक लेजर, जो बैंक का लेजर है ना, उसमें जो कस्टमर का अकाउंट है उसकी कॉपी होती है बैंक का पासबुक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, Which one of these will require adjustment of cash book balance? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है जहां जरूरत पड़ेगी कैश बुक बैलेंस को एडजस्ट करने की, ठीक है। पहला ऑप्शन है हमारा ओवरकास्टिंग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। थर्ड ऑप्शन है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। और चौथा ऑप्शन है एरर्स इन पासबुक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ओवरकास्टिंग बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर कैश बुक का बैंक कॉलम ओवरकास्ट करके दिखाया, बढ़ा करके दिखाया, ज्यादा करके दिखाया, तो यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी कैश बुक के में एडजस्टमेंट करने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक रिकंसिलेशन इज अ डैश एंड नॉट एन डैश। बैंक रिकंसिलेशन क्या है और क्या नहीं है? बैंक रिकंसिलेशन इज लेजर एंड नॉट अ जर्नल, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है बैंक रिकंसिलेशन इज एन अकाउंट एंड नॉट अ स्टेटमेंट। तीसरा, बैंक रिकंसिलेशन इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। और लास्ट ऑप्शन है बैंक रिकंसिलेशन इज अ लेटर एंड नॉट एन अकाउंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बैंक रिकंसिलेशन इज अ स्टेटमेंट एंड नॉट अ अकाउंट। तो बैंक रिकंसिलेशन अकाउंट नहीं है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है, इट इज नॉट एन अकाउंट, इट्स अ स्टेटमेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ट्रांजेक्शन ऑफ डिफरेंट मंथ्स इन द कैश बुक एंड द पासबुक आर गिवन, अगर अलग अलग महीने का कैश बुक और पासबुक का ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, द डैश ट्रांजेक्शन विल अपीयर इन द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में अपीयर होगा, ठीक है। ऑप्शन है कॉमन ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी अनकॉमन ट्रांजेक्शन, ऑप्शन सी ऑल ट्रांजेक्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, the common transactions will appear in the bank reconciliation statement, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुन्नी बदनाम issued checks worth ₹20,000 in March 2017। मुन्नी बदनाम ने क्या किया, 20,000 रुपीज का चेक इश्यू किया था मार्च 2017 में, आउट ऑफ विच चेक वर्थ ₹5,000 ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट बाय 31st मार्च। तो मुन्नी बदनाम ने क्या किया था कि 20,000 रुपीज का चेक इशू किया था मार्च 2017 में, और 5,000 रुपीज का जो चेक था वो बैंक में प्रेजेंट किया गया, ठीक है, इन द ईयर 2017। बैलेंस एज पर पासबुक वाज ₹25,000। तो पासबुक के हिसाब से बैलेंस कितना था, 25,000 बैंक में था, जिसमें 20,000 रुपीज का मुन्नी बदनाम ने चेक इशू कर दिया, जिसमें सिर्फ 5,000 रुपए प्रेजेंट हुए। व्हाट वुड बी द बैलेंस एज पर कैश बुक? पासबुक के हिसाब से नहीं सवाल पूछा है, ये कैश बुक के हिसाब से सवाल पूछ रहे हैं, तो कैश बुक के हिसाब से क्या बैलेंस होगा, ठीक है। ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 10,000, ऑप्शन सी 15,000, ऑप्शन डी 20,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
ऑप्शन बी 10,000 रुपीज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 10,000 rupees. Our next question is, a bank deposit of 6,000 was omitted from being recorded in cash book. बैंक में आपने जमा किया 6,000 लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री करना भूल गए, ओमिशन हो गया, ठीक है, ओमिट हो गया। स्टार्टिंग विद द क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अगर हम पासबुक की बात करें तो पासबुक में हम जो हमने स्टार्ट किया था वो क्रेडिट बैलेंस से पासबुक की शुरुआत की थी। इज द स्टार्टिंग पॉइंट, विच वन ऑफ दीज एडजस्टमेंट वुड बी डन एट द टाइम ऑफ रिकंसिलेशन। इनमें से कौन सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें रिकंसिलेशन के टाइम। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, वी आर गोइंग टू ऐड 6,000 टू द बैलेंस एज पर पासबुक। हम 6,000 ऐड कर देंगे पासबुक बैलेंस के हिसाब से। वी विल डिडक्ट 12,000 रुपीज टू द बैलेंस एज पर पासबुक। हम 12,000 रुपीज डिडक्ट कर देंगे पासबुक के बैलेंस के हिसाब से। वी विल ऐड 12,000 टू द बैलेंस एज पर पासबुक। हम 12,000 ऐड कर लेंगे पासबुक के बैलेंस के हिसाब से। वी विल डिडक्ट 6,000 फ्रॉम बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, हम 6,000 डिडक्ट कर देंगे पासबुक के बैलेंस के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि हमने बैंक में 6,000 जमा की और उसे कैश बुक में लिखना भूल गए, और जो पासबुक है ना, क्रेडिट बैलेंस है पासबुक का, वो हमारा शुरू हो रहा है, मतलब इट इज क्रेडिट बैलेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमारा जो एडजस्टमेंट होगा वो ये होगा कि हम 6,000 डिडक्ट कर देंगे पासबुक के हिसाब से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अ बैंक रिकंसिलेशन इज। बैंक का जो रिकंसिलेशन है वो क्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, a formal financial statement that lists all of a firm's bank account balance. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एक फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो लिस्ट करता है फर्म के बैंक अकाउंट के बैलेंस को। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, अ मर्जर ऑन 2 बैंक्स दैट प्रीवियसली वेर कॉम्पिटिटर्स। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो प्रीवियस बैंक्स का मर्जर जो आपस में पहले कॉम्पिटिटर थे वो होता है बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं, अ स्टेटमेंट सेंट मंथली बाय अ बैंक टू डिपॉजिटर दैट लिस्ट ऑल डिपॉजिट्स, चेक्स पेड एंड अदर क्रेडिट एंड चार्जेस टू डिपॉजिटर अकाउंट फॉर द मंथ। ये तो बैंक पासबुक वाली बात हो गई। ऑप्शन सी में पासबुक की बात कर रहे हैं, जहां पे हम बैंक हमें एक स्टेटमेंट भेजता है, अपने कस्टमर को स्टेटमेंट भेजता है जिसमें सारे डिटेल होते हैं कि कितना पैसा जमा किया, कितना चेक पे किया, ठीक है, जो भी क्रेडिट चार्जेस दिए गए, कितना अकाउंट में महीने में जमा किया गया, वो पूरा का पूरा डिटेल, वो तो आपको मालूम है, उसको पासबुक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन बी क्यों गलत है, क्योंकि दो बैंक जब आपस में पहले कॉम्पिटिटर्स थे, अब उनका मर्जर हो गया, तो क्या वो बैंक रिकंसिलेशन हो गया? नहीं जी, ऐसा थोड़ी होता है। पहला भी गलत है क्योंकि फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट लिस्ट ऑल द फर्म्स बैंक अकाउंट बैलेंस। एक बैंक रिकंसिलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि इनके ऑप्शन के हिसाब से जो पहला ऑप्शन है वो ये कह रहा है कि इट्स अ फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पे पूरी लिस्ट होती है फर्म के बैंक अकाउंट के बैलेंसेस की। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग के 3 गलत हो गए, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन 4 मस्ट बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 ये कह रहा है कि बैंक रिकंसिलेशन इज अ शेड्यूल that accounts for the differences between firm's cash balance as shown on the bank statement and the balance shown in personal ledger cash account। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, when the balance as per passbook is the starting point, checks sent for collection but not collected are। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर बैलेंस एज पर पासबुक अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब पासबुक का बैलेंस अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, तो चेक जिसे कलेक्शन के लिए भेजा गया है और कलेक्ट नहीं हुआ, उसे हम क्या करेंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, एडेड इन द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या हम उसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में ऐड करेंगे? अगला क्वेश्चन है, डिडक्टेड इन द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या हम उसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में डिडक्ट करेंगे? अगला क्वेश्चन है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी एडजस्टेड इन द बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। उसकी जरूरत नहीं है कि हम उसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में मतलब एडजस्ट करें। और लास्ट में कह रहे हैं नीदर ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइदर ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि देखिए
पासबुक बैलेंस के हिसाब से, मतलब पासबुक बैलेंस हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था और हमने अगर चेक भेजा है कलेक्शन के लिए, चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, तो इनमें से कुछ भी हम करने वाले नहीं है। क्यों हम रिकंसिलिएशन करेंगे? हम कुछ नहीं। और क्यों हम कुछ एडजस्ट करेंगे? अभी फिलहाल कुछ करने वाले नहीं हम। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा इस वीडियो लेक्चर का, और क्वेश्चन है इन अराइविंग एट एडजस्टेड कैश बैलेंस which of the following is not taken into account? In arriving at adjusted cash balance, कैश एडजस्टेड कैश बैलेंस तक पहुंचने के लिए हम इनमें से क्या चीज नहीं करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, किस चीज को कंसिडर नहीं करते? तो पहला ऑप्शन है हमारा अमाउंट डिपॉजिटेड बाय आर कस्टमर डायरेक्ट इनटू आर बैंक अकाउंट। ठीक है, दूसरा एरर्स इन कैश बुक, तीसरा एरर्स इन पासबुक, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एरर्स इन पासबुक। एरर्स इन पासबुक को कंसीडर नहीं किया जाता कैश बैलेंस को एडजस्ट करने के टाइम। पासबुक की एंट्री में को क्या लेना देना आपके कैश बैलेंस के एडजस्टमेंट से? ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा द क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1000 इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज कैरीड फॉरवर्ड एज इट्स डेबिट बैलेंस। ठीक है, कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड हमने 1000 रुपीज जो दिखाया था उसे हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया था डेबिट बैलेंस में। ठीक है, फिर से क्वेश्चन कह रहा हूं कि जो कैश बुक था उसका जो क्रेडिट साइड का बैंक कॉलम था जिसमें 1000 रुपीज का बैलेंस आ रहा था, इट वॉज कैरी फॉरवर्ड एज इट्स डेबिट बैलेंस। उसे कैरी फॉरवर्ड करके डेबिट बैलेंस शो किया गया। ठीक है, When overdraft as per passbook is the starting, जब overdraft as per passbook starting point होगा तो हम क्या करने वाले हैं इनमें से? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1000 will be deducted, दूसरा ऑप्शन 1000 will be added, तीसरा ऑप्शन 2000 will be deducted, और चौथा है 2000 will be added। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2000 will be deducted। ठीक है, क्यों? रीजन ये ओवरड्राफ्ट है और हमने डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस को करके दिखा दिया, तो 2000 हम डिडक्ट करेंगे। एक तो हमने 1000 रुपीज डेबिट साइड बढ़ा करके दिखा दिया, ऊपर से जो स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा वो क्या हो रहा था, वो हमारा जो पासबुक का ओपनिंग बैलेंस था, स्टार्टिंग पॉइंट था, वो ड्राफ्ट था। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 2000 विल बी डिडक्टेड। अगला क्वेश्चन है हमारा द बैलेंस शोन बाय बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वॉज 48,000 ऑन 31 जनवरी 2019। जो कैश बुक था उसका जो बैंक कॉलम था उसमें जो बैलेंस शो हो रहा था 31 जनवरी 2019 को वो 48,000 का था। अ चेक इश्यूड वर्थ रुपीज 24,000 ऑन 14 जनवरी, ठीक है, वॉज नॉट क्लियर टिल 31 जनवरी। एक चेक इशू किया गया था 16 जनवरी को, वो 31 जनवरी तक क्लियर नहीं हुआ था। ठीक है, check worth rupees 10,000 received on 20th January and deposited on 21st January was cleared on 27th January 2019। 10,000 रुपए का चेक हमें मिला था जिसे हमने 20 जनवरी को मिला था और हमने उसे क्या किया था 21 जनवरी को बैंक में जमा कर दिया था और 27 जनवरी तक वो क्लियर भी हो चुका था। ठीक, अब सवाल है द बैलेंस एज पर पासबुक एज ऑन 31st जनवरी इज अज्यूमिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ पासबुक एंड कैश बुक इज इक्वल। तो जो पासबुक का जो बैलेंस है 31 जनवरी के हिसाब से वो क्या होगा? ऑप्शन ए 14,000, ऑप्शन बी 24,000, ऑप्शन सी 72,000 एंड ऑप्शन डी 82,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 72,000। ठीक है, अब ये ऑप्शन सी 72,000 कैसे हुआ? 48,000 में 24,000 क्या करके दिखा दिया, ऐड करके दिखा दिया, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। कैश बुक के हिसाब से 48 था, चेक इशू किया था 24 का जो क्लियर नहीं हो पाया, टोटल अब बैलेंस हो गया 48 प्लस 24 इज 72,000 रुपीज। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ दीज बैंक बैलेंसेस आर शोन इन ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा बैंक बैलेंस ट्रायल बैलेंस में शो किया जाता है? पहला ऑप्शन है बैलेंस एज पर कैश बुक, दूसरा ऑप्शन है हमारा एज पर बैंक पासबुक, तीसरा ऑप्शन है एज सर्टिफाइड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर, और लास्ट ऑप्शन है हमारा एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से जो बैलेंस है उसे हम शो करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द रीजन आर फॉर बैंक पासबुक शोइंग लेस बैलेंस देन कैश बुक। इनमें से कौन सा रीजन है जहां पे बैंक का पासबुक, ठीक है, शो कर रहा है कैश बुक से कम बैलेंस। मतलब कैश बुक में ज्यादा बैलेंस दिखाया जा रहा है लेकिन बैंक का जो पासबुक है वहां पे कम बैलेंस शो हो रहा है। तो इनमें से क्या रीजन है? तो पहला ऑप्शन है चेक्स इशूड बट नॉट पेड, चेक इशू किया गया लेकिन पे नहीं किया गया। दूसरा ऑप्शन है पेमेंट डायरेक्टली रिसीव्ड बाय बैंक, बैंक द्वारा जो भी पेमेंट है वो डायरेक्टली रिसीव किया गया बैंक द्वारा। तीसरा ऑप्शन है डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक द्वारा डायरेक्ट पेमेंट किया गया। और चौथा ऑप्शन है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, जो इंटरेस्ट है वो बैंक द्वारा अलाउ किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। अगर बैंक द्वारा डायरेक्ट पेमेंट किया गया है तो ये बैंक का पासबुक कैश बुक के कंपैरेटिव कम बैलेंस दिखाया जा रहा है क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट किया। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ करेंट अकाउंट होल्डर had only 2400 in his account। करेंट अकाउंट होल्डर का मतलब जो बिजनेसमैन है ना, उसका जो बिजनेस के नाम पे जो अकाउंट है उसमें 2400 रुपीज उसके अकाउंट में शो हो रहा है। ठीक है, एंड अ चेक फॉर 3000 इज इशूड बाय हिम वाज पेड आउट बाय बैंक। अब जो होल्डर था उसके पास सिर्फ 2400 था और उसने 3000 का चेक दे दिया और बैंक ने पूरा का पूरा पे भी कर दिया। द अबव सिचुएशन इज, ये जो सिचुएशन है कौन सी सिचुएशन है? ये बैंक डेफिसिट की सिचुएशन है जो कि हमारा पहला ऑप्शन है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट की सिचुएशन है जो कि दूसरा ऑप्शन है हमारा, ये बैंक डिपॉजिट की सिचुएशन है या बैंक लोन की सिचुएशन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्कुल ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेसमैन को करंट अकाउंट में एक फैसिलिटी मिलती है जहां पे बैलेंस अगर खत्म हो भी जाए तो एक लिमिट होती है जहां तक आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, उसमें बैंक नॉमिनल इंटरेस्ट चार्ज करता है अपने कस्टमर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन चारों में से किस चीज का पार्ट है? इट्स अ पार्ट ऑफ अ कैश बुक, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लेजर, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इट्स अ पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, इट्स अ पार्ट ऑफ अ कैश बुक। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ अ कैश बुक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द सर्विस दैट द बैंक हैड अग्रीड टू रेमिट पीरियोडिक पेमेंट एट स्पेसिफिक डेट ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर इज नोन एज। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने बैंक्स को स्टैंडिंग ऑर्डर्स देते हैं और स्टैंडिंग ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि हमने अपने बैंक को दिशा निर्देश दे रखा है, एक स्टैंडिंग ऑर्डर दे रखा है कि आप हमारे बिहाफ पे कुछ कुछ चीजों का पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल का बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं, एलआईसी के प्रीमियम का बैंक को आप स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं, कोई भी ईएमआई अगर कटना है तो बैंक को आप स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं, हाउस टैक्स पानी का बिल अगर आपको भरना है तो आप बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं कि बिल आपके पास आएगा और आप क्या करेंगे, हमारे अकाउंट से आप डिडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बैंक का ये कंटिंजेंट फंक्शन है, ये बैंक का फंक्शन है, बैंक ये फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहां पे यही सवाल पूछा गया है, द सर्विस दैट द बैंक हैड अग्रीड टू रेमिट पीरियोडिक पेमेंट एट स्पेसिफिक डेट ऑन बिहाफ ऑफ हिज कस्टमर इज नोन एज स्टैंडिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इट इज होप कि इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और बैंक का ये फंक्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज शोन बाय कैश बुक इज 6000। कैश बुक के हिसाब से बैंक का जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस था वो 6000 था। अ चेक फॉर 10,400 was deposited to the bank but omitted in cash book। तो देखिए कैश बुक के हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट 6000 रुपए है और एक चेक बैंक में लग चुका है 10,400 रुपए का आपने लगा दिए है जो कि हम कैश बुक में लिखना भूल गए हैं। ठीक है, इन द पासबुक द अमाउंट इज रॉन्गली एंटर्ड इन द विड्रॉल कॉलम। यहां एक और गड़बड़ी हो गई और गड़बड़ी ये है कि जो पासबुक है उसमें जो अमाउंट एंटर हुआ है वो विड्रॉल के कॉलम में चला गया है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस इस हिसाब से क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस 16,400 हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस 16,000 ही रहेगा।
ओवरड्राफ्ट बैलेंस 16,900 हो जाएगा या ओवरड्राफ्ट बैलेंस 13,050 हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 16,400। 10,000 और 6,000 दोनों, 10,400 और 6,000 दोनों ऐड हो जाएगा और ओवरड्राफ्ट का जो बैलेंस हो जाएगा ना पासबुक के हिसाब से वो 16,400 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनी रॉन्ग एंट्री ऑन डेबिट साइड ऑफ द पासबुक। अगर डेबिट साइड, पासबुक के डेबिट साइड में अगर हमने कोई गलत एंट्री कर दी तो क्या होगा? ऑप्शन ए विल डिफर द बैलेंस ऑफ पासबुक इन कैश बुक, पासबुक और कैश बुक का बैलेंस डिफर हो जाएगा। दूसरा, विल हैव नो इफेक्ट ऑन द बुक्स, इसका बुक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा ओनली कैश बुक विल बी अफेक्टेड, सिर्फ कैश बुक अफेक्टेड होगा। और चौथा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए विल डिफर द बैलेंस ऑफ पासबुक। इससे क्या होगा? पासबुक का जो बैलेंस होगा वो डिफर करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा यहां से जो हमारा क्वेश्चन शुरू हो रहा है ना वो इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन का हो रहा है। तो इन्वेंट्रीज जो लीफो, फीफो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये जो भी चीजें आती हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं हमारे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एट द एंड ऑफ द ईयर द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड आर कॉल्ड। साल के खत्म होने के बाद जब अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होता है तो जो गुड्स अनसोल्ड हैं उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? ठीक है, इट्स अ क्लोजिंग स्टॉक, इट्स एन ओपनिंग स्टॉक, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस और नन ऑफ दीज। तो आपको मालूम है इस क्वेश्चन का सही आंसर इट्स अ क्लोजिंग स्टॉक। साल के अंत में अगर अनसोल्ड गुड्स बच गया तो उसे हम क्या बोलेंगे? इट्स अ क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बाय प्रोडक्ट्स शुड बी वैल्यूड एट। जो बाय प्रोडक्ट्स है ना उसे हम किस हिसाब से कितना वैल्यू करते हैं, कैसे वैल्यू करेंगे? वैल्यूड एट कॉस्ट, ऑप्शन ए। वैल्यूड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ऑप्शन बी। valued at cost or net realizable value whichever is less, option C, and option D is valued at cost or market value whichever is less। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever is less। तो बाय प्रोडक्ट हम कैसे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो कम होगी उस हिसाब से बाय प्रोडक्ट को हम वैल्यूएशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है विच एट्रीब्यूट शुड बी यूज्ड टू मेजर द डैमेज्ड इन्वेंट्री। इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट हम इस्तेमाल करेंगे डैमेज्ड इन्वेंट्री को मेजर करने के लिए? तो ऑप्शन वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑप्शन बी इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ऑप्शन सी इज करेंट मार्केट वैल्यू एंड ऑप्शन डी इज करेंट कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो एट्रीब्यूट है जिससे हम डैमेज इन्वेंट्री को मेजर करेंगे कि वहां से हमको कितना एक्चुअली में रियलाइज होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट। जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना वो जनरली कैसे वैल्यू किया जाता है? जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज जनरली वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन ए। Closing stock is generally valued at market price, तीसरा ऑप्शन। Closing stock is generally valued at cost price or market price whichever is higher, और लास्ट ऑप्शन है closing stock is generally valued at cost price or market price whichever is lower। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन कह रहे हैं ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ स्टेडी फॉलिंग प्राइसेस। तो स्टेडी का मतलब होता है कंटिन्यूसली ऑन ए रेगुलर बेसिस। अगर बड़े लंबे समय से लगातार अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज लाइकली टू रिजल्ट इन रिपोर्टिंग द हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। तो इनमें से कौन सा जो मेथड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मेजर करने का हमें हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा एज अ रिजल्ट? तो पहला है फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तीसरा है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट और चौथा है एवरेज कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से अगर प्राइस फॉल कर रहे हैं मार्केट में अगर, ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से ये मेथड है जहां पे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमें अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट दिखाएगा, विल रिजल्ट इन रिपोर्टिंग द हाईएस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25।
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ स्टेडी राइजिंग प्राइसेस, यहां पे रेगुलर अगर प्राइस राइज कर रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज लाइकली टू रिजल्ट इन रिपोर्टिंग द लोएस्ट पॉसिबल टैक्सेबल इनकम, इनमें से कौन सा तरीका है जिससे प्राइस राइज करने के टाइम हम इतनी इनकम दिखाएं जहां पे हमको कम से कम टैक्सेबल इनकम हम शो करें, मतलब जहां पे हमें कम से कम अमाउंट पे टैक्स शो करना पड़े या हमारी इनकम ही बहुत कम हो जहां पे हमें कम से कम टैक्स भरना पड़े। तो हमारा पहला ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट, दूसरा है वेटेड एवरेज कॉस्ट, तीसरा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दैट इज फीफो, और लास्ट ऑप्शन है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक एंड बिलीव कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन स्टिल अच्छे क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, हैव अ गुड डे अहेड।